हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं अंकुर वशिष्ठ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में, जहां पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। गाइस, ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। इस लेक्चर में हम सिर्फ नेशनल पार्क्स को ही डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। गाइस, मैंने ये जो सीरीज है मैंने ये सीरीज एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को, एक एक वीडियो के बेसिस पे मैंने इन्हें डिवाइड किया है। क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें डाल दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और लेंथी भी हो जाएगी। ठीक है, तो जो कि ना तो समझ में आएगी और ना थोड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो इस वीडियो में गाइज हम थोड़ा सा देखेंगे स्टैटिक पे, हम फोकस करेंगे। फैक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे लोकेशंस नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सब चीज़ें बताऊंगा, बट दिस वीडियो ये वीडियो थोड़ी सी स्टैटिक बेसिस पे लीन होगी, स्टैटिक्स की तरफ लीन होगी, फैक्ट्स की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा ये हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो गाइज पहले ना नेशनल पार्क्स का मतलब देख लेते हैं, नेशनल पार्क होते क्या है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई एक एरिया है और ये दूसरा एरिया है। ठीक है, दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, इस जगह वेजिटेशंस की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है। ठीक है, प्लस यहाँ पे एनिमल्स का एडिशन भी है। ठीक है, और ये है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो गाइस देखिए, हमारी धरती पे जैसे हमें पता है रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन डे बाय डे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने नेचर को डिस्टर्ब किया है। ठीक है, और वहां पे रहने वाले वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को भी हमने डिस्टर्ब किया है। हमने नेचर का एक्सप्लॉइट किया है। पिछले अगर मैं 50-60 सालों की बात करूं तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको तो वो है डिफॉरेस्टेशन। हमने कितने पेड़ काटे हैं, क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ हमें रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें लैंड चाहिए, लैंड भी रिसोर्सेज में ही आती है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, कटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब जिसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर फॉरेस्ट में हम पेड़ काट देंगे, पेड़ पौधे काट देंगे, तो यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स रहते थे वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए, इसी ओवर एक्सप्लॉइटेशन के चक्कर में हम ह्यूमंस ने क्या किया है, बहुत सारी जो स्पीसीज थी हमने उन्हें ऑलरेडी क्या किया है, हम हमारी वजह से वो सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन और ज़्यादा ना बढ़े, इसी तरह की स्पीसीज और ज़्यादा गायब ना हो धरती पे से। ठीक है, तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ स्टेप लिए। ठीक है, टू प्रोटेक्ट नेचर, टू कंजर्व नेचर, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो जिसके तहत इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट किया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे इरेज कर लूँ जिसकी वजह से थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। ओके गाइस, चलिए देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में ने 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जिसका नाम था IUCN। ठीक है, IUCN की फुल फॉर्म होती है गाइस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, देखिए आप नाम में ही देखिए, इंटरनेशनल यूनियन मतलब एक इंटरनेशनल और यूनियन का हमने गठन किया जिसका क्या काम था, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड
नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब इसका एक ही मोटो है, टू प्रोटेक्ट नेचर, टू प्रोटेक्ट नेचर। ठीक है। और गाइज ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब धारणीय विकास पे, कि जितना आप ले रहे हो, जितना आप ले रहे हो उससे ज्यादा आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हेल्प होगी नेचर को प्रोटेक्ट करने में, नेचर को कंजर्व करने में। ठीक है। देखिए गाइज, जो ये नेशनल पार्क्स होते हैं, इनका मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव होता है एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया, एक ऐसा हैबिटेट, एक एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, वहाँ के वहाँ की फ्लोरा फना के लिए, फ्लोरा फ्यूना के लिए एक लिविंग हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है। और इस तरह के जो एरियाज होते हैं गाइस, ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। ठीक है। और इनका कंजर्वेशन का जो काम होता है, इनके प्रोटेक्शन का जो काम होता है, ये किसके सुपरविजन में होते हैं, ये किसके डायरेक्शन में होते हैं? डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट्स के ये अंडर में होते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स मतलब गवर्नमेंट ऑफ किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट में ये काम होता है। मतलब मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट के ये अंडर में ये काम होगा, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ये काम होते हैं। गाइस, ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स जो होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स जो होती है, आईयूसीएन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कंजर्व करती हैं नेचर को, कंजर्व करती हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है। तो आईयूसीएन का एक ही मोटिव है, टू कंजर्व या टू प्रोटेक्ट नेचर। ठीक है। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ नेचर। तो ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। होप आपको नेशनल पार्क्स का तो मतलब समझ में आ गया होगा। गाइस, ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं, इनमें किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है, क्योंकि अगर हमने ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ कर दिया तो हम दोबारा से उन एरियाज में पहुंचेंगे, दोबारा से वहाँ की जो हेरिटेज है, वहाँ की जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, या वहाँ का जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, हम उसे दोबारा से डिस्टर्ब करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे वहाँ के रिसोर्सेज को। ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे ह्यूमंस की एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है। इवन यहाँ पे कटिंग ऑफ ट्रीज भी अलाउड नहीं होते हैं। देयर इज नो कलेक्शन ऑफ फायरवुड। यहाँ पे आप अपने गाय भैंसों को भी चरा नहीं सकते हैं। नो ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, नॉट इवन यहाँ पे कोई बाहर की प्रजाति भी अलाउड नहीं होती है। ठीक है। गाइज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत इंडिया ने इस तरह के एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज का नाम दिया। ठीक है। गाइज देखिए, इंडिया ने 1972 में अपने लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। ठीक है। इसके पहले 1970 में इंडिया में सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे। ठीक है। और जब से ये लॉ बना, उसके बाद टिल डेट हमारे पास आज तक 104 नेशनल पार्क्स हैं। मैं नेशनल पार्क्स की बात कर रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये तो पता नहीं कितनी है। ठीक है। तो देखिए, फायदा तो बहुत ज्यादा हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनने के से, क्योंकि इजाफा देखिए कितना ज्यादा हुआ। ठीक है। गाइज, ये जो आईयूसीएन है, ये कैटेगरी वाइज प्रोटेक्टेड एरियाज को डिवाइड करती है। ठीक है। तो जो ये जो नेशनल पार्क्स हैं, ये आईयूसीएन की उस कैटेगरी, उस लिस्ट के हिसाब से कैटेगरी 2 में ये आते हैं, कैटेगरी 2 में ये आते हैं। गाइज, जितनी छोटी कैटेगरी होती है, मतलब अगर आप कैटेगरी 1 की बात करें, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6 कैटेगरीज हैं, और टोटल से आईयूसीएन की। ठीक है, जिनके बेसिस पे ये प्रोटेक्टेड एरियाज को डिवाइड करता है। तो जितना आप ऐसे बढ़ेंगे, 1 की तरफ बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। ठीक है। मतलब उतना कम आपको ह्यूमन एक्टिविटीज देखने के लिए मिलेंगी। कुछ तो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होती हैं, ह्यूमंस अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है। तो इस तरह की कैटेगरीज में जो नेशनल पार्क है, वो सेकंड कैटेगरी में आता है आईयूसीएन की।
और अगर आपको गाइस किसी नेशनल पार्क को विजिट करना है तो आपको किसी ऑफिशियल पर्सन से, ऑफिशियल अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है, ठीक है। बावजूद उसके ही आप क्या होगा, आप विजिट कर सकते हैं नेशनल पार्क को, वो भी एक लिमिटेड एरिया में, ठीक है। बियॉन्ड दैट एरिया, वहाँ उसके बाद क्या होता है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहाँ पे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है। तो गाइस देखिए, चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इंडिया के बारे में। गाइस इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिश नेशनल पार्क, जो कि इंडिया के लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी में स्टैब्लिश है, ठीक है। गाइस ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, ये पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ग्लोबली ये स्नो लेपर्ड्स के लिए जाना जाता है। ये स्नो लेपर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ग्लोबली ये स्नो लेपर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो बात करते हैं इंडिया के सबसे छोटे नेशनल पार्क की। इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क, जिसका नाम है साउथ बटन या फिर साउथ बेटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में लोकेटेड है। गाइस ये इतना छोटा नेशनल पार्क है जिसका एरिया अप्रोक्स 0.33 स्क्वायर किलोमीटर्स है, ठीक है। देखिए 1 स्क्वायर किलोमीटर का भी एरिया नहीं है इस नेशनल पार्क का, और ये खुद किसी दूसरे नेशनल पार्क का एक पार्ट है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क का ये एक पार्ट है, ठीक है। मान लीजिए ये पूरा रानी झांसी नेशनल पार्क है, उसका ये छोटा सा ये साउथ बटन नेशनल पार्क है, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ थोड़े से दोबारा जगह बना लेता हूँ। देखिए इस इंडिया में टोटल मरीन टोटल मरीन नेशनल पार्क्स हैं 6, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो गल्फ ऑफ कच्छ में है, गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में, जिसका नाम मरीन नेशनल पार्क ही है। इसका नाम क्या है, मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है। तो इस तरह के जो इंडिया में मरीन नेशनल पार्क है वो कितने, टोटल 6 हमारे पास मरीन नेशनल पार्क है। गाइस इंडिया का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसे आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, जब वो 1936 में बनाया गया था, स्टैब्लिश हुआ था, तो उस टाइम पे उसका नाम था हेलीज नेशनल पार्क। और गाइस ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व किया जाने वाला इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। मतलब अंडर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाने वाला इंडिया का पहला ये नेशनल पार्क है, ठीक है। गाइस इंडिया का जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसमें सबसे ज्यादा नंबर है नेशनल पार्क्स के। पूरे इंडिया में अगर किसी स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है तो वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नंबर कितने, 9। ऐसे ही यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार, जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है यूनियन टेरिटरीज में अगर बात करी जाए, तो सेम एज मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार में भी 9 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। तो गाइज अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। तो गाइज इस लेक्चर में मैंने नॉर्थ इंडिया के नेशनल पार्क्स को ज़्यादा फोकस किया है। मैं इस लेक्चर का एक पार्ट 2 लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग बाकी जो भी बच गए हैं नेशनल पार्क्स, हम उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। गाइस ये जो नेशनल पार्क्स हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करके इनकी एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में हम स्टेट वाइज, लोकेशन वाइज हम नेशनल पार्क्स को कवर करेंगे, ठीक है।
तो चलिए पहले देखते हैं सबसे पहला नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क, जिसे हम सिटी पार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइज, ये नियर श्रीनगर लोकेटेड है। श्रीनगर ये लोकेटेड है, श्रीनगर, ये श्रीनगर लोकेटेड है। और ये हिमालयन स्नोकॉक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हिमालयन स्नोकॉक के लिए ये नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे हिमालयन स्नोकॉक की प्रजाति देखी जाती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम डचीगम नेशनल पार्क। गाइस, डचीगम नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में ही स्टैब्लिश है और मंसार लेक के ऊपर ये नेशनल पार्क स्टैब्लिश है। अगर क्वेश्चन आता है कि मंसार लेक के ऊपर कौन सा नेशनल पार्क स्टैब्लिश है, तो द आंसर विल बी डचीगम नेशनल पार्क। ठीक है गाइज, ये फेमस है कश्मीर स्टैग के लिए, जिसे हम हंगुल भी बोलते हैं, और स्नो लेपर्ड्स के लिए भी ये नेशनल पार्क बहुत फेमस है। ठीक है गाइज, ये जो कश्मीर स्टैग है, कश्मीर स्टैग जो है, ये IUCN की एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में डिक्लेयर्ड है, मेंशन्ड है। ठीक है, तो गाइज आपके लिए IUCN की जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। बाकी जो भी मैं आपको बताता जाऊं, आप उन्हें रिवाइज कर लीजिए। बाकी जिस पे मैं टिक लगाऊं वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे नेशनल पार्क की, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि अभी हमने देखा इंडिया का और साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि इंडिया की लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। और गाइज, ये ग्लोबली स्नो लेपर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और इंडस रिवर इस नेशनल पार्क की नदर्न बाउंड्री को फॉर्म करती है। ठीक है, मान लीजिए ये नेशनल पार्क है, ठीक है, और इंडस रिवर ऐसे फ्लो करती हुई आ रही है, तो इसके इस नेशनल पार्क के नॉर्थ से ये इंडस रिवर फ्लो करती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडस रिवर के बैंक पे या इंडस रिवर के ऊपर कौन सा नेशनल पार्क है, तो वो है कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं पिन वैली नेशनल पार्क। तो ये पिन वैली नेशनल पार्क जो है गाइज, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, वहां पे ये लोकेटेड है। ठीक है, और ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। ठीक है, ये जो नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क, ये कोल्ड डेजर्ट जो है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर का, उसका ये पार्ट है। और गाइस, ये साइबेरियन आइबेक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइबेरियन आइबेक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए गाइस, साइबेरियन आइबेक्स, देखिए साइबेरिया से पता है, हमें एकदम से याद आता है कि साइबेरिया कैसा इलाका है, ठंडा इलाका है, कोल्ड इलाका है। तो गाइस, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि साइबेरियन आइबेक्स किस नेशनल पार्क में के लिए किस साइबर आइबेक्स के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि भी ठंडे इलाके हैं। ठीक है, तो साउथ इंडिया से के जो भी ऑप्शंस होंगे वो तो यूं ही एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर आपको इतना समझ आ गया, तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि पिन वैली के लिए, पिन वैली जो नेशनल पार्क है वो साइबेरियन आइबेक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की, जो है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, तो गाइज ये भी हिमाचल प्रदेश में स्टैब्लिश है, ये भी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, और ये भी हिमालयन ब्राउन बियर के लिए, ये हिमालयन ब्राउन बियर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गाइज, हिमालयन ब्राउन बियर भी IUCN की एंडेंजर स्पेशीज में लिस्टेड है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पेसी हो जाती है याद करना, हिमालयन ब्राउन बियर और साइबेरियन आइबेक्स और हिमालयन तार भी यहाँ पे देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो है सिम्बाल सिम्बाल बारा नेशनल पार्क। सिम्बाल बारा नेशनल पार्क भी गाइस हिमाचल प्रदेश की स्टेट में ही लोकेटेड है, और पनोता वैली में ये लोकेटेड है। वैली से मतलब यहाँ से कोई ना कोई रिवर फ्लो करती हुई। ठीक है, ओके, तो गाइज ये जो नेशनल पार्क है ये फेमस है साल फॉरेस्ट के लिए। यहाँ पे साल के ट्रीज बहुत ज्यादा देखे जाते हैं,
साल ट्रीज बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। और सांबर, सांबर जो एक डियर की स्पीसी होती है, उसके लिए ये नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, आगे देखते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, जिसे हम वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, और ये एशियन ब्लैक बियर के लिए बहुत ज्यादा फेमस नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पे भी सांबर और स्टैग जैसी हिरन की प्रजातियां देखी जाती है। ठीक है गाइस, ये जो फेमस है, दूसरी चीज एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स के लिए फेमस है। एंडेमिक का मतलब होता है सिर्फ एक ही एरिया में चीजें जहाँ पे मिलती है। मतलब ये जो एल्पाइन फ्लावर्स हैं, ये सिर्फ नंदा देवी नेशनल पार्क में ही मिलते हैं, इसके अलावा ये और कहीं नहीं मिलते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स। ठीक है, बात करते हैं अगले नेशनल पार्क की, जो है राजा जी नेशनल पार्क। तो गाइस, राजा जी जो नेशनल पार्क है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन है, देखिए, जो आपको एलिफेंट की कंजर्वेशन मिलती है, वो मिलती है आपको बेसिकली ज्यादातर साउथ इंडिया में। ठीक है, आपको कर्नाटका, आंध्रा, तमिल, यहाँ पे आपको हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, इवन आपको ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिल जाएगी। ठीक है, आपको बंगाल में मिल जाएगी, इस उड़ीसा वगैरह, यहाँ तक आपको हाथियों की जो कंजर्वेशन है बहुत इजीली आपको मिल जाती है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ नॉर्थन नदर्न स्टेट्स की, तो यहाँ ठंडक होने के कारण हाथियों की इतनी कंजर्वेशन नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो राजा जी एक ऐसा नेशनल पार्क है, उन चुनिंदा नेशनल पार्क में से जहाँ पे हाथियों की कंजर्वेशन होती है। गाइस, यहाँ से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां इस नेशनल पार्क से फ्लो करती हैं। पहली द गंगा रिवर, दूसरी सोंग रिवर। ये दो रिवर्स हैं जो इस नेशनल पार्क से होके गुजरती हैं। ठीक है गाइस, और देख लेते हैं दूसरा। गाइस, मैं जो आपको बताया कि आपको IUCN की एनलिस्टेड जो भी स्पीसीज है, जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ अभी, जो जो अभी सिविल सर्विसेज में आया था। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क को। इसका नाम है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्टेब्लिश है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लोकेटेड ये नेशनल पार्क है। गाइज, ये जो नेशनल पार्क है, ये व्हाइट बेलेड मस्क डियर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे हम हिमालयन मस्क डियर भी बोल देते हैं। और गाइज, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में यही क्वेश्चन आया था कि हिमालयन मस्क डियर कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है। हालांकि ये जम्मू कश्मीर और सिक्किम में भी देखे जाते हैं, लेकिन लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे ज़्यादा जो फेमस नेशनल पार्क है, वो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, और यहाँ पे इनकी सबसे ज़्यादा तादाद पाई जाती है। ठीक है गाइज, ये वही नेशनल पार्क है जहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में 2009 में प्रोजेक्ट लेपर्ड शुरू किया था। ठीक है, लेपर्ड्स की कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में प्रोजेक्ट लेपर्ड शुरू किया था। किस, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, किस नेशनल पार्क से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट लेपर्ड शुरू किया था 2009 में? तो द आंसर विल बी गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है, ये कहाँ पे स्टेब्लिश है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। और गाइज, ये मैंने आपको बताया था, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। देश का सबसे पहला टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में डिक्लेयर जो नेशनल पार्क हुआ था, वो यही है। ठीक है, ये फेमस है बंगाल टाइगर्स के लिए, ये फेमस है एशियन एलिफेंट्स के लिए। देखिए, जिम कॉर्बेट फिर से उत्तराखंड में है, तो इसके ऊपर आपको हिमाचल प्रदेश में भी एलिफेंट कंजर्वेशन नहीं मिलेगी। गौर के कंजर्वेशन के लिए, और चौसिंगा, इस चौसिंगा एक 4 सींग वाला डियर होता है, और जो गौर होता है एक जंगली सांड का
रिश्तेदार मान लीजिए आप, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये भीतरकनिका नेशनल पार्क स्टेट ऑफ उड़ीसा, स्टेट ऑफ उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे ये है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये नेशनल पार्क, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस है ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए नेशनल पार्क। यहाँ पे इंडियन पाइथन्स भी पाए जाते हैं, यहाँ पे किंग कोबरा भी पाए जाते हैं, यहाँ पे कुछ बर्ड्स की स्पीसीज जैसे ब्लैक इबिस और डार्टर्स, इस तरह की स्पीसीज बर्ड की यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क, तो गाइज ये स्टेट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है, बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है गाइज। और ये टाइगर रिजर्व भी है एक, ये टाइगर रिजर्व भी है एक, तो ये बंगाल टाइगर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस लोकेशन ये हो जाती है, बहुत ज़्यादा फेमस साइट हो जाती है ये, ठीक है, ड्यू टू टाइगर रिजर्व। और गाइज यहाँ देश की सबसे बड़ी टाइगर पॉपुलेशन इस ही नेशनल पार्क में रहती है, ठीक है। तो एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क है, ठीक है। आंशी नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क, जिसका नाम आज हम काली टाइगर रिजर्व या काली नेशनल पार्क से हम जिसे जानते हैं, ठीक है। इसका पुराना नाम आंशी नेशनल पार्क था, ठीक है। तो गाइज ये बंगाल टाइगर्स के लिए, ब्लैक पैंथर्स के लिए, इंडियन एलिफेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने मोगली वाली मूवी देखी होगी, ठीक है, मोगली वाली मूवी देखी होगी, तो उसमें एक करेक्टर है बगीरा, ठीक है, बगीरा। तो गाइज ये जो बगीरा है ये ब्लैक पैंथर ही है, ठीक है। और इंडियन एलिफेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस साइट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से काली रिवर होके निकलती है, इस नेशनल पार्क से काली रिवर होके निकलती है, तो इसलिए इस नेशनल पार्क का नाम काली टाइगर रिजर्व या फिर काली नेशनल पार्क पड़ गया। ओके, तो देखते हैं आगे, बानेर घाटा नेशनल पार्क। बानेर घाटा नेशनल पार्क गाइज ये भी स्टेट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है, स्टेट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है, और ये भी एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस साइट है। आगे देख लेते हैं नागरहोल नेशनल पार्क। गाइज ये भी स्टेट ऑफ कर्नाटका में है, एंड सेम ये भी एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए बहुत फेमस साइट है, ठीक है। तो गाइज बात करते हैं आगे की। ओके, तो गाइज आज का वीडियो हम यहीं पे रोकेंगे। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग देयर, आपने पूरी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल है तभी मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच, दिस इज अंकुर वशिष्ठ साइनिंग ऑफ।